हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग ब्रिटेन पे बात करेंगे। आप कहोगे कि ब्रिटेन पे क्यों बात कर रहे हैं? कल ब्रिटेन का बजट आने वाला है और ब्रिटेन में मेरी खास दिलचस्पी है क्योंकि ब्रिटेन वो एक राष्ट्र है जिसने भारत पे कभी शासन किया था। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता, यानी लगभग विश्व के हर कोने में जो है उनका उपनिवेश था। उन्होंने वहां पे अपना खूंटा गाड़ के रखा था। तो वही ब्रिटेन जो है वो कल अपना बजट लेके आ रहा है। अब वो साम्राज्य वाली बात नहीं रही है। ब्रिटेन जो है बहुत ही एक कमजोर राष्ट्र हो गया है, बूढ़ा राष्ट्र हो गया है। डेमोग्राफी ऐसी हो गई है कि वहां पर यंग से ज्यादा एजेड लोग हैं। डेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है कंट्री के ऊपर में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है। ये सारी चीजें जो है इस पे तो हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे ही। पर ब्रिटेन का जो बजट है उस पे मेरी एक दिलचस्पी का कारण यह है दोस्तों कि ब्रिटेन जो है वो बेसिकली टाइम टू टाइम सोशल डेमोक्रेसी से लिबरल डेमोक्रेसी और फिर लिबरल डेमोक्रेसी से सोशल डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि बड़ी ही आसानी से जो है वो मूव करता है। अब आप बोलोगे कि इसका क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, और भी कई तरीके हैं, बट जो मुख्यतः माना जाता है वो दो तरीके की है। एक है सोशल डेमोक्रेसी, दूसरी है लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिलती है, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंडिविजुअल राइट्स, इन सब के ऊपर में बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। वहीं जो सोशल डेमोक्रेसी है ये मेनली आपको यूरोपियन, खासतौर पे नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज में देखने के लिए मिलेगी। आई मीन साउथ के स्पेन में इनकी बात नहीं कर रहा मैं, पोर्टुगल, स्पेन, जो कि बहुत लंबे समय तक मिलिट्री शासन में रहे हैं, परंतु या फासिस्ट इटली जो अगेन साउथ यूरोपियन कंट्री है। बट नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्रीज है वहां स्कैंडिनेवियन जैसे हो गए, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सब जो कंट्रीज हैं, या ब्रिटेन, यहां पर सोशल डेमोक्रेसी देखने को मिलता है। सोशल डेमोक्रेसी का अर्थ यह है कि सरकार जो है वो सभी को एक तरीके से टैक्स करती है और सभी को एक तरीके का बेनिफिट देती है। मतलब लोग जो है वो वहां पर प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम देखते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में अमीरों से ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, गरीबों से कम पैसे लिए जाते हैं। यानी जो जितना ज्यादा हाई अर्नर है वो उतना ज्यादा टैक्स में कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो नॉर्थ ये जो सोशल डेमोक्रेसी है इसमें बेसिकली आप ये समझिए कि सभी के ऊपर में एक मॉडरेट टाइप का टैक्स जो है वो लगा रहता है। परंतु ब्रिटेन इसका एक अपवाद है। यह अपवाद कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा, परंतु पहले जरा कुछ हम डाटा जो है, कुछ डाटा पॉइंट्स जो हैं उस पर गौर तलब कर लेते हैं, उस पर ध्यान अपना डाल लेते हैं ताकि हमको ब्रिटेन के बारे में समझने में आसानी हो। दोस्तों, ब्रिटेन का जो जीडीपी है वो लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर से 3.9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है। ठीक है, और उसका जो पब्लिक डेट जो है, यानी जो सरकार के ऊपर में जो डेट है, वो लगभग 94% ऑफ जीडीपी है, यानी लगभग 3.6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री है जहां पे जीडीपी बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ रही है। तो ब्रिटेन की जीडीपी कितनी बड़ी है? ब्रिटेन की जीडीपी जो है वो इस साल ईसीबी जो उनका बैंक है, सेंट्रल बैंक, उसका कहना है कि 1.4 से 1.6% के आसपास में ब्रिटेन की जीडीपी बढ़ सकती है। 1.4%, कुछ महीनों पहले तक उसका जो आंकड़ा था वो था 1.4% का। इसके अलावा 2024 में ब्रिटेन का फिस्कल डेफिसिट या बजट डेफिसिट जो है वो माना जा रहा है कि 5.7% के आसपास रहेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा है। 5.7% का फिस्कल डेफिसिट जो है, इट्स ह्यूज। तो आप बोलोगे कि इतना ज्यादा डेफिसिट क्यों हो रहा है? उसका कारण ये है, जैसा मैंने आपको बताया कि 94% ऑफ जीडीपी जो है वो ब्रिटेन का पब्लिक डेट है। उस यानी 3.6 ट्रिलियन डॉलर एब्सोल्यूट टर्म में, उस 3.6 ट्रिलियन डॉलर पे जो एनुअल इंटरेस्ट इनकम जो आता है इनका,
वही लगभग $145 बिलियन है। बहुत ज्यादा है। $145 बिलियन जो है वो अगर रुपी टर्म्स में आप समझना चाहें तो $1 का यदि मैं 90 रुपया पकड़ूं तो लगभग 1 ट्रिलियन होता है 90 लाख करोड़, और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं, तो 100 बिलियन यानी कितना हुआ 9 लाख करोड़। तो 9 लाख करोड़ और आप लगभग 4 लाख करोड़ जोड़ लीजिए ना, 13 लाख करोड़। ब्रिटेन जैसा एक छोटा सा राष्ट्र 13 लाख करोड़ रुपए हर साल इंटरेस्ट पेमेंट में जो है वो फूक डालता है। यानी जो लोन पहले पैसे जो लेके खा पी के बचा गए हैं उसके इंटरेस्ट पेमेंट में 13 लाख करोड़ हर साल जा रहा है। इसके कारण से फिस्कल डेफिसिट जो है वो ब्रिटेन का बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, उसके अलावा जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है दोस्तों वो भी लगभग स्टैग्नेंट सा हो गया है। स्टैग्नेंट होने का कारण यह है कि ब्रिटेन जो है पिछले कई सालों से अपना जो ऊपर का जो तबका है, जो टॉप 10% अर्नर्स हैं, जिनकी इनकम है जो टॉप 10% ब्रैकेट में है, उन्हीं लोगों को निचोड़े जा रहा है। उन्हीं लोगों को निचोड़े जा रहा है। 2010 से लेके 2025 के बीच में 24 तक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी वहां पे, ठीक है, ब्रिटेन में। अब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट माना जाता है कि ये प्रो बिजनेस रहती है, और जब लेबर आती है तो वो प्रो लेफ्ट या प्रो लेबर यानी मिडिल क्लास के बारे में ज्यादा सोचती है, जबकि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो है वो अमीरों के बारे में, बिजनेसेस के बारे में ज्यादा सोचती है। अब यहाँ पे ओईसीडी का एक डाटा है जो ये बोलता है कि जो टॉप 10% ब्रिटेन में लोग जो हैं उनका 45% उनकी सैलरी का जो है या उनकी अर्निंग का 45% जो है वो टैक्स देने में चला जाता है। ये बहुत ज्यादा है। यही यदि आप देखें नीचे की जो कंट्रीज हैं, यानी स्कैंडिनेवियंस, नीचे यानी कि ब्रिटेन की जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, यहां कहा जाता है कि यहां पे प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। तो वहां पे जो टॉप अर्नर्स हैं, जो टॉप 10% लोग हैं जिनकी सैलरीज या अर्निंग सबसे ज्यादा है, टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन, उनका उनसे जो टैक्स लिया जाता है वो 29% है, और जो मिडिल क्लास देते हैं लोग वो 16% है। तो इनके बीच में गैप जो है लगभग 12 से 13% का है। जबकि ब्रिटेन में जो मिडिल क्लास टैक्स पे करता है वो है लगभग 29%, और जो हायर मतलब टॉप ब्रैकेट में जो लोग हैं वो पे करते हैं वो है 45%। यानी जो डिफरेंस है वो 16% का है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में डिफरेंस जो है वो 12% का आ रहा है, टॉप 10% और मिडिल क्लास के बीच में, और ब्रिटेन में ये टॉप 10% और मिडिल क्लास के बीच में जो डिफरेंस है वो आ रहा है 16% का। यानी कि ऊपर के लोगों को पूरा निचोड़ दिया है। टॉप 10% अर्नर्स जो है ब्रिटेन में वो बहुत हाई टैक्स पे कर रहे हैं। तो अब ज्यादा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में मौका नहीं है कि वो टैक्स जो है वो अमीर लोगों को निचोड़ के और ज्यादा निकाल सके। मैं हिंदी में इसका अर्थ जो है, ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, उसका हिंदी में मैंने अनुवाद किया जो मैं आपको बता दूं। ये बोलता है कि विकसित दुनिया में ब्रिटेन की कर प्रणाली सबसे प्रगतिशील है, यानी प्रोग्रेसिव है, जहां उच्च आय वाले लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा औसत कर्मचारी की तुलना में देते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी, ठीक है, इनके आंकड़ों के अनुसार उच्च आय वाले लोग यानी वो टॉप 10% जिनकी मैंने बात की, उनके वेतन का 45% करों और सामाजिक योगदानों में जाता है, जबकि औसत कर्मचारी के लिए यह 29% है। यानी शीर्ष से मध्यम आय के बीच में अंतर जो है वो सिर्फ 16%, वो ब्रिटेन में 16% का है, जबकि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में यह अंतर लगभग 12% का है। तो ये आप लोग को और थोड़ा क्लियर हो जाए इसके लिए मैंने हिंदी में भी अनुवाद करके रखा था जो मैंने आपको बता दिया। अब प्रॉब्लम ब्रिटेन के साथ में यह है कि वहां के जो लोग हैं वो चाहते तो है कि भाई हमारे टैक्स कम हो, ठीक है, खासतौर पे जो रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं। आपने सुना होगा कि हाल फिलहाल में लक्ष्मी नारायण मित्तल जो लंदन के निवासी थे, अभी सुनने में आया कि उन्होंने अपना
ब्रिटिश सिटीजनशिप जो है वो छोड़ दिया है। उसका कारण ये है कि वहां पे अमीर लोगों का ये मानना है कि उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, और कई सारे ऐसे अमीर लोग जो है वो ब्रिटेन छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि वो अब टैक्स कहां करें, टैक्स किसको करें। ऊपर से अभी लेबर गवर्नमेंट है, लेबर गवर्नमेंट ने पिछले साल ही जो है वो मिनिमम वेज, जो वहां पर लोगों की मिनिमम मासिक आय जो होती है, जो उनको मिलनी चाहिए, उसको उन्होंने मिनिमम वेज को बढ़ा दिया है। न्यूनतम कुछ बोलते हैं उसको, न्यूनतम वेज, ठीक है, उसको बढ़ा दिया है। तो अभी आज की डेट में जो 18 से 20 साल के जो बच्चे हैं वहां पे, उनका मिनिमम वेज है 10 पाउंड पर आवर का। तो आप, जैसे मैंने बताया कि एक पाउंड में 117 रुपए है, यानी हर घंटे वहां पे 18 से 20 साल की उम्र वाला काम करने वाला बच्चा जो है वो 11,700 रुपए कमाता है। तो आप लगभग ये समझ लीजिए कि 117 इंटू 10 नहीं, 1,170 रुपए कमाता है, सॉरी 1,170 रुपए कमाता है। अगर आप ये माने कि वो बच्चा 6 घंटे काम कर रहा है दिन में, और लगभग 30 दिन के आसपास काम कर रहा है, तो 2.25 लाख रुपए एक महीने में मिनिमम वेज के हिसाब से ब्रिटेन में एक 18 से 20 साल का बच्चा कमाता है। यही 20 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उनका 12.7 पाउंड के आसपास में मिनिमम वेज है। अभी बोला जा रहा है कि 4% और बढ़ाएंगे तो 12.7 पाउंड पर आवर हो जाएगा। जो आता, अगर उसको हम वही कन्वर्ट करें कि 6 घंटे अगर एक आदमी काम करता है तो एक महीने में वो लगभग 2.25 लाख रुपए कमाता है मिनिमम वेज के हिसाब से। ब्रिटेन में जो मिडिल क्लास फैमिली है उसका डेफिनेशन है, जो भी फैमिली 50,000 पाउंड से ज्यादा एनुअली कमाती है और 2 लाख पाउंड से कम कमाती है, वो सारे लोग या फैमिलीज जो है वो मिडिल क्लास में माने जाएंगे। 2 लाख पाउंड से ज्यादा इनकम वाले लोग जो हैं वो हायर इनकम ब्रैकेट में चले जाते हैं। तो बेसिकली ब्रिटेन का जो मिडिल क्लास है वो 50,000 पाउंड से लेके 2 लाख पाउंड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 117 है, 100 ले लीजिए, 50,000 में 5 लाख, 50 लाख और 10 ऐड कर दीजिए, 60 लाख रुपए नीचे के लेवल पे, 60 लाख रुपीस जो है वहां पे मिनिमम, जो सबसे छोटे लेवल पे मिडिल क्लास फैमिली जो है वो साल में 60 लाख रुपए कमाती है। और जो हायर है वैसे आप कर लीजिए तो वो करीबन 2.17 करोड़, 2.5 करोड़ के आसपास में जो है वो आता है। यानी अगर इंडिया का रुपी पकड़े तो ब्रिटेन में मिडिल क्लास फैमिली वाले एनुअली साल में जो कमा रहे हैं वो लगभग आप समझ लीजिए 2 करोड़, 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच का जो लेवल है वो हाईएस्ट इनकम ब्रैकेट है। और नीचे के लेवल का मैंने आपको बताया ही कि 60 लाख के आसपास, यानी 60 लाख से 2.25 करोड़ के बीच में जो भी कमा रहा है ब्रिटेन में वो सब मिडिल क्लास फैमिली है। हमारे इंडिया में 60 लाख रुपए जो है ये तो मतलब अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मिलता, यानी महीने में 5 लाख रुपए पर मंथ। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में जो है डाटा जो है वो इंडिया के साथ कंपेयर करके आप समझ सको, जान सको कि वहां पे क्या होने वाला है। अब ब्रिटेन में बजट में जो एक बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है वो ये आ रहा है कि ब्रिटेन जो है वो बड़ा ही धीमी गति से ग्रो कर रहा है। ठीक है, ब्रिटेन की डेमोग्राफी में जैसे मैंने बताया कि बूढ़े लोग ज्यादा हो गए और जवान लोग कम है। ठीक है, तो वहां के पेंशन सिस्टम पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। उसके अलावा ब्रिटेन का हाई डेट है, जो कि मैंने आपको बताया ही कि 94% ऑफ जीडीपी जो है वो लगभग 3.6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में ब्रिटेन के ऊपर में डेट है। उस डेट को चुकता करने के लिए 145 बिलियन डॉलर हर, या 13 लाख करोड़ आप समझ लीजिए, हर साल ब्रिटेन जो है इंटरेस्ट पेमेंट में पे कर दे रहा है। तो ये जो समस्याएं हैं इनसे रशेल रीव्स कैसे निपटेंगी, इस पे सबकी निगाहें हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि रशेल रीव्स शायद इनकम टैक्स बढ़ा सकती हैं, 30 बिलियन पाउंड या 33 बिलियन डॉलर आप समझ लीजिए, इतना इनकम टैक्स बढ़ाया जा सकता है ब्रिटेन के इस बजट में। परंतु पिछले 1-2 दिनों से जो न्यूज
छन छन के ब्रिटेन से बाहर आ रही है, उससे ये पता चल रहा है कि ब्रिटेन में किसी भी तरीके के टैक्स को यदि बढ़ाया जाए, इनकम टैक्स को, तो उसका बहुत ज्यादा विरोध होगा। और इनफैक्ट लेबर पार्टी के अंदर से जो है वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम अब ब्रिटेन में ये हो गई है कि वहां पे लोगों को अमेरिका जैसे लो टैक्स तो चाहिए, पर फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्री टाइप बहुत अच्छे वेलफेयर सिस्टम भी चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? या तो दो ही तरीके हैं, या तो आप देश को चलाने के, बजट को चलाने के, या तो आप टैक्स बढ़ाएं, ठीक है, इनकम ज्यादा आए तो आप लोगों के वेलफेयर पे ज्यादा पैसे खर्चे करें, या फिर जो है आप टैक्स कट करें। पर जब आप टैक्स कट करेंगे तो टैक्स कट करने के लिए आपको वेलफेयर स्कीम्स भी कट करना पड़ेगा। जो ब्रिटेन में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट और लेबर गवर्नमेंट के बीच का जो अंतर माना जाता है, वो यही माना जाता है कि लेबर गवर्नमेंट जो है वो प्रो मिडिल क्लास है और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो है वो प्रो रिच है। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट टैक्स कट करने की बात करती है और साथ ही वेलफेयर स्कीम्स भी कट करने की बात करती है। वहीं लेबर गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर स्कीम बढ़ाने की बात करती है और ज्यादा वेलफेयर स्कीम पे पैसा खर्च करने के लिए टैक्सेस भी बढ़ाने की बात करती है। सेम यही डिफरेंस जो है आपको ब्रिटेन में भी नजर आएगा। ब्रिटेन में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो वेलफेयर सिस्टम पे बिलीव करती है और वो ये मानती है कि अमीरों के ऊपर में ज्यादा टैक्स होना चाहिए। जबकि जो रिपब्लिकन्स है उनका कहना है कि भैया टैक्स जो है अमीरों पे कम होना चाहिए, और जब अमीरों के ऊपर में टैक्स कम होगा तो वो इकोनॉमी में ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा फैक्ट्रीज लगाएंगे, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और इससे सभी लोगों का फायदा होगा। तो ये मोटा मोटी आपको ब्रिटेन और अमेरिका की जो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, उनका इकोनॉमी पे, आर्थिक स्तर पे किस तरीके का मतभेद है वो मैंने आपको बताया कि क्या है। रिपब्लिकन्स जहां कॉस्ट पे ध्यान देते हैं, कंजर्वेटिव जहां कॉस्ट पे ध्यान देते हैं, वहीं लेबर ब्रिटेन में या डेमोक्रेटिक पार्टी यूएसए में बेनिफिट पे ज्यादा ध्यान देती है। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे ही पूरा जो है यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, इनका बजट चलता है। क्या हमारे इंडिया में ऐसा होता है? थोड़ा सा आप सोचिएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इंडिया का आपको बजट जो है, जब आपने ये सारी बातें जानी अमेरिका और ब्रिटेन और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में, तो आपने इंडिया के बजट पे क्या सोचा है? इंडिया के बजट में एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनीज का कॉर्पोरेट टैक्स घटाया जा रहा है, 30% से 22% कर दिया गया। वहीं मिडिल क्लास के ऊपर में भी टैक्स घटाया जा रहा है, एग्जम्पशन लिमिट 7 लाख से बढ़ा के जो है 12 लाख कर दी गई है। वहीं नीचे के तबके के ऊपर में बोझ बहुत ज्यादा पड़ गया था, ऐसा कहा जा रहा था, तो जीएसटी भी कट किया जा रहा है। तो जब सबको बेनिफिट दिया जा रहा है और फिर उसके बाद में इलेक्शन के ठीक पहले लाडली बहना लाडला भाव जैसी योजनाएं भी आ जा रही हैं, तो अब आप समझ जाइए कि भाई दो कश्ती में दो पैर रख के आप नहीं सवारी कर सकते। तो आप यदि सबको ही बेनिफिट देने जाओगे तो क्वाइट ऑब्वियस है कि देश का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, और जब देश का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो देश की करेंसी जम के गिरेगी। तो यही भारत में हो रहा है। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछते कि सर इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले या पाउंड के मुकाबले क्यों गिर रहा है? पाउंड के मुकाबले लगभग इंडियन रुपी इस साल 8.5% के आसपास गिरा है, ठीक है। तो आप ये समझिए, ना केवल डॉलर बल्कि पाउंड, यूरो, सबके अगेंस्ट में इंडियन रुपी गिर रहा है। उसका कारण यह है कि भारत सरकार जो है वो पैसे लुटाए जा रही है, अपना मतलब टैक्स कट किए जा रही है और आमदनी का जरिया जो है बढ़ नहीं रहा है। इनको चुन के आना है, चुन के आने के लिए अलग अलग तरीके की स्कीम्स ला रहे हैं जो एक हेल्दी बजट, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, आपकी क्या सोच है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो पेड वीडियो है वो कल शायद मैं आप लोगों को कल तक भेज दूं, आज रात में बनाऊंगा, कल शाम में आप लोगों को पेड वीडियो मिल जाएगा। यदि कल आपको नहीं मिलता है पेड वीडियो, ये पेड वीडियो फ्री है, जिन्होंने भी पहले खरीदा हुआ है उनको ये पेड वीडियो फ्री मिलेगा जो मैं आज रात में बनाऊंगा। और यदि कल नहीं मिलता है तो फिर मैं आपको संडे को दूंगा, क्योंकि मैं 3-4 दिन अभी बीच में कोई वीडियो बनाने नहीं वाला हूं, मैं कुछ दूसरे काम में लगा हूं। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा
तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों को ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, बाय।